इसमें आपको लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था सिंपल इनपुट आउटपुट टाइप प्रोग्राम थे, और दूसरा हमने टेम्पलेट आपको बताया था सिंपल इनपुट, और उसमें कैलकुलेशन भी जोड़ दिया था। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम बन गया था जिसमें इनपुट भी होता था, कैलकुलेट भी होता था और आउटपुट भी होता था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से फंक्शंस को हम बिना बनाए प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन। इसमें हम दो, एक तो सी टाइप जो कैरेक्टर को हैंडल करता है, और एक मैथ टाइप जो कि मैथमेटिक्स फॉर्मूला को मैनिपुलेट करता है। और इसमें एक और एडिशनल आपको बताएंगे जिसमें स्ट्रिंग रहेगा, कि हम किस प्रकार से स्ट्रिंग को भी डायरेक्टली प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर लेते हैं। और चौथा जो चीज आपको बताएंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग बनाएंगे फॉर्मूला के द्वारा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जा रहा हूं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये हमारा सिलेबस है, इसमें हमने 9 तक पढ़ लिया था। आज हम 10th 11 12 और 13 ये पूरा काम आज हम लोग देखेंगे। और इस तरीके से अब हमारा जो रिमेनिंग बचेगा वो 3 डे का और बचेगा, जिसमें पहले डे में जो नेक्स्ट संडे को देखेंगे, इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट देखेंगे। इसके अंदर में इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, लैडर है, नेस्टेड है, स्विच स्टेटमेंट है। इन सब स्टेटमेंट की जानकारी यहाँ पर मिलेगी अपने को। फिर उसके बाद वाले क्लास में लूपिंग का कंसेप्ट रहेगा, कि हम लूपिंग कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, जिसमें वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होगा, फॉर लूप क्या होगा। आपके लूप को मैनेज करने के लिए दो और कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है। एक से ज्यादा लूप कैसे बनाएंगे, तो वो नेस्टिंग होता है। तो ये हम एक और दिन पढ़ेंगे। और आखिरी दिन हम लोग पढ़ेंगे एरे का कंसेप्ट, जब हम एक से ज्यादा वैल्यूज को किस तरीके से एक कलेक्शन में कंबाइन करके उसे यूज कर सकते हैं, जिसको एरे बोलते हैं। तो एक डायमेंशन एरे हो सकता है, उसके ऊपर में ऑपरेशंस कैसे करेंगे वो सीखेंगे। फिर 2 डायमेंशनल एरे कैसे बन सकता है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसके ऊपर हम ऑपरेशन सीखेंगे। तो ये आगे आने वाली क्लास का मैंने आपको रोड प्लान बताया है। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्ट इन फंक्शन से करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली होते क्या हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन हम उसे लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसको इस तरीके से बोलिए आप कि बिल्ट इन फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। हालांकि C++ या फिर प्रोग्रामिंग में दो तरीके से फंक्शन बनाए जाते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन हम समझना चाह रहे हैं। तो जो बिल्ट इन वर्ड है, बिल्ट इन का मतलब है कि पहले से बना हुआ, हमें उसे बनाने की जरूरत नहीं है। उसे हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में जो भी नीड बनती है उसे हम यूज कर सकते हैं। हाँ, उसका जो सिंटेक्स है उसे हमें समझना पड़ता है। उसका एग्जाम्पल हमें देखना चाहिए कि जिस प्रकार से एग्जाम्पल है उस प्रकार से हम भी अपने प्रोग्राम में उसे यूज कर सकते हैं। और अगर हमें कोई अपना फंक्शन बनाना है तो उसे हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। उससे हम अपने वाले रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग में दो एंगल फंक्शन के होते हैं। पहला बिल्ट इन फंक्शन होगा
और दूसरा होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो थ्योरी में यही लिखा है कि देयर आर द फंक्शन that are provided by C++ and we need not write तो ये important word है कि हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है। We need not write them ourselves, इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से प्लग एंड प्ले का कंसेप्ट है। आप उसको इंटरफेस करिए और उसका पूरा यूज लीजिए। अच्छा, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फंक्शन, इसे हम डायरेक्टली यूज करेंगे, आपको अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है, इसे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें खुद ही अपना कोड होता है। हाँ, ये जरूर बात है कि ये जो फंक्शन है वो हेडर फाइल में हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये फंक्शन को हम हेडर फाइल में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम अभी तक यूज करते आए हैं, आईओ स्ट्रीम को यूज करे हैं, उसी तरीके से दूसरी हेडर फाइल को भी हमें ऐड करना है। तो अब हम देखते हैं एक एक के बाद एक 3 हेडर फाइल हमें देखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम इसी के द्वारा बनाए सकते हैं, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो देखिए, हाँ बोलो बेटा। सर, ये जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं ये मतलब कोई और भी बना के रखता है क्या? जैसे हाँ, नहीं कुछ एक्सपर्ट लोग हैं वो ऑलरेडी बना करके और शेयर करते हैं। हाँ नहीं, आपका कहना देखिए ये है कि ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है, जब भी हम अपना कंपाइलर यूज करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जो भी प्रोग्राम सीख रहे हैं, उसका एक कंपनी के द्वारा जो भी बनाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको वो किस प्रकार से रन करना है, किस प्रकार से एरर दिखना है, सारी व्यवस्था वो अपने को बना के देता है। इसको बोलते हैं आईडीई, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं। इस कंसेप्ट में वो अपनी हेडर फाइल भी बना के देगा, जिससे कि आपको उसे डायरेक्ट यूज करना है और उसके फंक्शन को डायरेक्टली प्रोग्राम में यूज करके अपना टास्क कंप्लीट करना है। ये जो हेडर फाइल है ये बनी बनाई मिलेंगी आपको, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें बनी बनाई मिलेंगी। आजकल के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडवांस आ रही है उसमें तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी दी हुई है, आपको ज्यादा उसमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है प्रवीण? हाँ, और दूसरे भी मतलब कुछ लोग इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स पे अपनी लाइब्रेरी खुद की बना करके अपलोड कर देते हैं। हाँ, कुछ तो पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए। हाँ, तो उसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी, है ना। तो ये हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के नाम से आ रहा है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब ये है कि ये लाइब्रेरी बनी बनाई मिल रही है अपने को, इसलिए हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड। इसको आप बिल्ट इन भी बोलिए तो ज्यादा और अच्छा है। तो ये आपकी पहले से ही बिल्ट इन है, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्टैंडर्ड है आपके पास। और दूसरा जो होगा उसे हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी। तो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी को हम बनाएंगे और अपने फंक्शन उसके अंदर में स्टोर करके रखेंगे। तो ये, हाँ, ये बहुत बहुत ज्यादा आपको जरूरत है तो ही हम यूज करते हैं, और नॉर्मली ये यूज करने की बहुत जरूरत आजकल नहीं पड़ती है क्योंकि आजकल बहुत एडवांसमेंट है प्रोग्रामिंग में, आप रेडीमेड चीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसकी लाइब्रेरी मिल ही नहीं रही है, हाँ, तो फिर उसको भी बना तो हाँ, उसको तो फिर पूरी इंजीनियरिंग लगेगी आपको काम करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर में जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, जिस प्रकार का इनपुट आउटपुट बनाएंगे, तो सारी चीजों के लिए आपको पूरी इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी।
जैसे समझो कि मेरे पास में एडिशन ऑफ 2 नंबर है, अब इसके लिए तो कोई भी रेडीमेड लाइब्रेरी नहीं है, तो आप चाहे तो उसको अपनी लाइब्रेरी बना के वो फंक्शन उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो दोनों बता दूंगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, दोनों बताऊंगा मैं। अभी तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज करना सीख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी लाइब्रेरी भी कैसे बनाओगे और उस लाइब्रेरी में आप अपने प्रोग्राम भी कैसे लिखोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर 4 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के नाम देख रहे हैं। हालांकि ये बहुत पॉपुलर है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो पहले ये 4 को हम यूज करना सीख लें, फिर उसके बाद में हम आगे और कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने आईओ स्ट्रीम को यूज किया था अपने प्रोग्राम में। तो आईओ स्ट्रीम जो हमें देता है वो इनपुट और आउटपुट करने के लिए देता है कि हम कैसे स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या है, सी इन है, सी आउट है। तो इस तरीके के जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट होंगे या इस तरीके के फंक्शन होंगे, उन्हें हम डायरेक्टली इस हेडर फाइल से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हेडर फाइल का केवल यही काम है कि आपको स्टैंडर्ड चीज रेडीमेड देना। अब ध्यान से देखिए, math.h, तो math.h जो है ये एक्चुअल में आपको मैथ लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड करती है। तो जितने भी मैथ फंक्शन हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे आपके हाइपरबोलिक फंक्शन हो, चाहे वो आपके नॉर्मल मैथमेटिक्स का कंसेप्ट हो, जैसे पावर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, या आपको एक्सपोनेंट यानी कि EXP निकालना है, तो ये सारी चीजें आप मैथ लाइब्रेरी से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसका जो कमांड आएगा math.h में आएगा। अब ध्यान से देखिए, सी टाइप, तो ये जो सी टाइप लाइब्रेरी है, ये सी का मतलब है करेक्टर। तो करेक्टर टाइप की लाइब्रेरी है, इसके अंदर में आपको करेक्टर से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसे यूज करना है। जैसे मुझे ये पता करना है कि वेदर द करेक्टर इज ए डिजिट और वेदर द करेक्टर इज ए पंक्चुएशन। तो करेक्टर का मतलब ABCD होता है, करेक्टर का मतलब 1 2 3 होता है, करेक्टर का मतलब आपका प्लस माइनस, जो भी सिंबल आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे इनिशियली करेक्टर ही होते हैं। तो ये फंक्शन को प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से हम चेक करें कि हमारा जो इनपुट कैरेक्टर है वो डिजिट है कि वो कोई स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसके अंदर में हमको और भी फंक्शन मिल सकते हैं, जैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट लोअर लेटर टू अपर लेटर। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना है अपर लोअर लेटर टू अपर लेटर, जैसे मैंने इनपुट दिया स्मॉल ए और आउटपुट में मेरी रिक्वायरमेंट है कैपिटल ए, तो मैं कैपिटल ए से अपना काम कर सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे समय में हमें अपने इनपुट पर ही ध्यान देना है, क्योंकि जैसा इनपुट होगा वैसा ही हम आउटपुट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस टाइप के रेडीमेड हेडर फाइल्स और फंक्शन से बहुत ही एडवांटेज मिलता है। और इसी तरीके से वाइस वर्सा भी है कि हम अपर केस लेटर को लोअर केस लेटर में भी बदल सकते हैं। जैसे मैंने पासवर्ड का प्रोग्राम बनाया है, तो पासवर्ड के प्रोग्राम में मैंने आपके जितने भी पासवर्ड है वो अपर केस में रखे हैं, लेकिन यूजर हमें लोअर केस में भी डाल सकता है या मिक्स मोड में भी डाल सकता है। तो उस केस में मुझे पूरा का पूरा अपर केस चाहिए, तो मैं उसे उस तरीके से ही कन्वर्ट करके रखूंगा। अब ये तो हुआ
कैरेक्टर की बात हो रही है, जहां पर हम एक सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं। तीसरा होता है स्ट्रिंग, यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं तो हम उसे स्ट्रिंग बोलेंगे। और जब स्ट्रिंग को हमें प्रोसेस करना है तो उसे हमें स्ट्रिंग डॉट एच का ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग प्रोसेसिंग फंक्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग अपर केस में रखना है या लोअर केस में रखना है, या मुझे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, या मुझे स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर निकालना है। जैसे प्रवीण बर्वे है तो प्रवीण बर्वे का मुझे पी प्रवीण का निकालना है, बर्वे का बी निकालना है, तो मैं पी बी निकाल के शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होते हैं प्रोग्रामिंग में जब हमें ये सारी चीजें बनानी पड़ती हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। आईओस्ट्रीम तो हमने देख लिया, हम मैथ, सी टाइप और स्ट्रिंग डॉट एच की तरफ थोड़ा सा आज फोकस करने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मैथ डॉट एच। देखिए मैथ डॉट एच में हमारे पास में रेडीमेड फंक्शन कितना हेल्प कर सकते हैं उसे ध्यान से देखिए। मैथ फंक्शन में जैसे मुझे निकालना है मैक्स बिटवीन 2 नंबर, मैक्स बिटवीन 3 नंबर, या फिर मीन बिटवीन 2 नंबर और मीन बिटवीन मोर देन 2 नंबर। तो इसमें ध्यान से देखिए, मैंने मैक्स निकालना है, मुझे 2 वैल्यू दी है, उस 2 वैल्यू में मुझे निकालना है मैक्स वैल्यू। तो जब मैक्स वैल्यू निकालने की बात आएगी तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अभी तो देखिए मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूं, मैं तो अभी ये बता रहा हूं कि मैक्स फंक्शन में हम किस तरीके से डायरेक्ट यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल ढंग है यूज करने का। तो यहाँ पर देखिए मैक्स में 2 वैल्यू हम रखेंगे, एक वैल्यू है x, दूसरी वैल्यू है y। तो मैक्स में हम 2 वैल्यू रखेंगे और हमें यहाँ पर रिजल्ट जो बड़ा वैल्यू होगा वो डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो ये जो मैक्स कंसेप्ट है इसको हमें यूज करना आना चाहिए और हम अपने इसको रिजल्ट में आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से मीन है, अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2 वैल्यू लूंगा और उस 2 वैल्यू में मुझे जो भी नंबर छोटा होगा उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो देखिए मैक्स के लिए MAX लेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। MIN मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर MIN लेंगे। तो अब प्रोग्राम देखिए हमें बनाना है, तो प्रोग्राम वही तरीके से बनेगा जैसे कि पुराने तरीके से हमने जो छोटे प्रोग्राम बनाए थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से मैक्स को यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने यूज किया है इंक्लूड। तो ये हम नॉर्मली प्रोग्राम यूज करते हैं जिसमें इंक्लूड करना है हमें। तो ये मैं पहला यूज कर रहा हूं। उसके बाद में यूजिंग नेम स्पेस std, तो ये मेरा रिक्वायरमेंट बनता है कि मुझे कौन सा नेम स्पेस यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर नेम स्पेस यूज किया है। अब देखिए इसके बाद जो है वो नॉर्मली आपका इंट मेन है, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा आपके पास में नहीं है। सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे आपके पास में मिनिमम क्या है, मिनिमम आपका यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसे हम क्या यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इनपुट नहीं लिया है, डायरेक्टली मैंने 2 वैल्यू पर काम कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है सी आउट मैक्स 5,10। तो जैसे ही मैं सी आउट मैक्स 5,10 लूंगा तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिलना चाहिए 10। तो ये 10 मुझे मिलना चाहिए। अगर 10 मिल जाता है तो इसमें से मुझे मैक्स नंबर बाहर आ जाएगा। तो ये है सिंपल सा हमारा मेथोलॉजी कि हम मैक्स वैल्यू से अपना काम मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मिनिमम की बात करते हैं। तो देखिए मिनिमम में भी आप क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर नेम स्पेस और आईओस्ट्रीम जो कि हम नॉर्मली हर प्रोग्राम में लेते हैं वो हमने लिया है।
इसके बाद में हमने सी आउट में लिखा है मिनिमम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर देखिए मैं कोई लॉजिक यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली यहाँ पर रेडीमेड लॉजिक जो मिनिमम की है जो मैक्सिमम की है उसे यूज कर रहा हूँ। अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो यहाँ पे देखिए मिनिमम में आपको मिलना चाहिए आंसर 5 और मैक्सिमम में मिलना चाहिए 10। तो इसके अंदर लॉजिक क्या हो रही है? लॉजिक जो हो रही है वो ये हो रही है 5 और 10 के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो बड़ा है उसे हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं मैक्स में, और मिनिमम में हम कंपेयर कर रहे हैं और उसमें पता कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो जो छोटा है उसे हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो यही प्रोग्राम हम आगे लॉजिक में भी देखेंगे कि अगर मुझे मैक्स अपना बनाना है, मीन मुझे अपना बनाना है, तो हम कैसे लॉजिक भी डेवलप करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो प्रोग्राम मैंने आपको बताए हैं, इसको आपको मैं रन करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले और हम जो इसमें बचे हुए फंक्शन है उसे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है? 64 नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए ध्यान से कि इसके अंदर में हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा है, इसका मैथमेटिक्स स्क्वायर रूट निकालने की बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू में काम कर रहे हैं। हम डायरेक्टली ये देख रहे हैं कि हमारा जो वर्क है 64 का स्क्वायर रूट जो कि यहाँ पर 8 दिख रहा है, ये हमें समझना है। यहाँ पर जो 8 आ रहा है वो स्क्वायर रूट 64 आ रहा है। इसी तरह राउंड अप करना है, हमें राउंड करना है। तो कोई भी चीज को राउंड करने के लिए हमारे पास में डायरेक्टली क्या है, हमारे पास में एक रेडीमेड फंक्शन है, उसमें हम कोई भी फ्रैक्शनल नंबर को राउंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है 3। तो इस तरीके से आपको ये राउंड से मिल रहा है, स्क्वायर रूट से 8 मिल रहा है। अगर मैं किसी भी लॉगरिथमिक है ना, मुझे किसी भी वैल्यू का लॉग निकालना है, तो लॉग निकालने के लिए भी आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पर लॉग फंक्शन यूज करोगे। तो log 2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड जो होगी वो यहाँ पे 69314 आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में क्या यूज किया है, एक तो सी मैथ यूज किया है। तो ये हमारे लिए कंपलसरी बनेगा फॉर दिस काइंड ऑफ फंक्शन के लिए। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए सी मैथ की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इसको यूज कर लेता है। लेकिन जब भी थोड़ा और एडवांस हमें लेना है तो हमें इस हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली आपका जो math.h होता है ये आपके दूसरे लैंग्वेज में डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे सी लैंग्वेज में हमें करना है तो हम डायरेक्टली math.h यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं C++ बता रहा हूं तो यहाँ पे हम C करेंगे तो ज्यादा हमें अच्छा मतलब उसका इंटरफेस मिल जाता है। तो ये आपको मैं समझा रहा हूं कि math.h को हम कैसे यूज करते हैं। अब इसके अंदर में बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं। देखिए वो फंक्शन हम यूज नहीं कर रहे हैं, केवल जानकारी के लिए रख रहे हैं कि हम कौन कौन से फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन के नाम आ रहे हैं, जैसे एब्सोल्यूट फंक्शन है, ए मतलब आपका ये एक्ट्रोसाइन यानी कि ये आपका किसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा है, कॉस आ रहा है, साइन आ रहा है, टेन आ रहा है, देन क्यूबिक रूट आ रहा है, देन सील, सील का मतलब है कि उसको नियरेस्ट राउंड अप करना है। तो नियरेस्ट राउंड अप के लिए सील का यूज करेंगे। फिर कॉस निकालना है, फिर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ये कॉस एच हो जाएगा। फिर हमें इसका एक्सपोनेंटेड निकालना है, EXP निकालना है। जैसे हमारे पास कभी वैल्यू रहती है कि y इज इक्वल टू e⁻x, तो जब e⁻x निकालना है तो हम इसको यूज करेंगे। फिर आपके पास में यहाँ पर है फ्लोट का एब्सोल्यूट, तो ये जो एब्सोल्यूट है वो इंटीजर का एब्सोल्यूट है
और ये आपका फ्लोट वैल्यू का एब्सोल्यूट है, दैट इज द फ्लोटिंग एक्स। तो यहाँ पे हमें इस चीज को समझना है कि इस तरीके से हमारा ये x रहेगा, क्योंकि x क्या है, x हमारा वैल्यू है, तो इस सब में x रखा है। तो देखिए किसी में तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन रहेंगे x वो रहेगा रेडियन में, है ना। हमें पता है कि ट्रिग्नो जो आपकी मैथमेटिक्स है उसमें रेडियन रहता है, पाई बाय आपका 360 वाला कंसेप्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो सील है, सील में ये नॉर्मली आपका वैल्यू रहेगा, कॉस में भी ये रेडियन बन जाएगा। तो ये जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो अगर हमें मालूम है तो हम इजी ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं हर एक के लिए एक एक प्रोग्राम बनेगा, ठीक है ना, हर एक के लिए एक एक प्रोग्राम बनेगा। तो वो प्रोग्राम हमें बना के सीखना चाहिए, हमें अगर प्रैक्टिस करना है। पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम फंक्शन को पॉपुलर फंक्शन के लिए कैसे बनाएंगे, तो वो हमने अभी देखा यहाँ पे। अब हम यहाँ पर दूसरे और फंक्शन देख रहे हैं जो कि मैथ डॉट बैच में होते हैं। जैसे कि आपका 10 है, तो ये 10 हाइपरबोलिक, ये मैं आपको सीरियल नंबर मतलब अल्फाबेटिकली बता रहा हूँ, इसीलिए इस तरीके से ये अलग अलग आ रहा है। तो ये आपका 10h है, हाइपरबोलिक है, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक है। साइन भी ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया। इसके बाद साइन जो है ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। पावर फंक्शन ये बहुत मैं यूज करता हूँ, पावर फंक्शन। तो ये पावर फंक्शन का मतलब होता है आपका 10 टू मतलब कोई भी 2 टू द पावर, है ना। जैसे यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू x का पावर y। तो x का पावर y, तो ये इसको एक्चुअल में हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा इस तरीके से रहता है जो कि आपको मिलेगा। मतलब जैसे हम इसको लिखते हैं ना फॉन्ट, में इसको बड़ा करके आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं। इसको हम बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, यानी कि z इज इक्वल टू x टू द पावर y। तो इस तरीके की जब चीजें आपके पास आएंगी तब आप उसके लिए प्रोग्राम कैसे करोगे, तो उसके लिए डायरेक्टली हम पावर फंक्शन लगा सकते हैं। तो इस पावर फंक्शन में क्या होगा कि x और y, तो ये x यहाँ से आ जाएगा, y इसका पावर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको x की जगह रख रहा हूँ, सपोज x की जगह आपको मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ x की जगह में सपोज 2 और y की जगह रखता हूं सपोज 3। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, 2 टू द पावर 3 है, तो इसका आंसर होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यानी कि 3 बार 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 2 यानी 8। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह 2 लिख देंगे और y की जगह हम 3 लिख देंगे। बस ऐसा करके हमको अपने फंक्शन को यूज करते जाना है। तो सारे आपके पास में जो आ रहे हैं फंक्शन वो इसी तरीके से आ रहे हैं, कोई भी अलग और आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, उसको हम नॉर्मली इस तरीके से यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो हमको यूज करना है। फ्लोर क्या करता है, राउंड डाउन कर देता है, यानी कि आपका 3.2 है तो वो 3 कर देगा। ये फ्लोर भी हम लोग बहुत यूज करते हैं और सील भी बहुत यूज करते हैं। तो इस तरीके का हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे देखिए एफ मैक्सिमम की बात हो रही है, एफ मिनिमम की बात हो रही है, तो ये एफ जहां लग जाता है वहां फ्लोटिंग पॉइंट का कंसेप्ट आ जाता है, यानी कि हमको यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू है 2.5 और y की वैल्यू है 4.5, तो हम यहाँ पर ये f लगा के काम करेंगे। अगर हमारे पास सिंपल 2 है और सिंपल 4 है तो हम मैक्स का काम कर सकते हैं। तो ये f जहां पर भी लग रहा है वो आपका फ्लोट के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो इसको बस केवल हमें समझना है, क्योंकि ये जो बेसिकली अभी जो हम लोग काम करते हैं वो केवल हमारे लिए समझदारी में अगर आ गई चीजें तो हम बहुत जल्दी प्रोग्राम बना लेते हैं। हमें कोई चीज को मतलब पूरा रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर हम रटने की बात करेंगे तो फिर हमारे पास में एक एक चीज को समझने के लिए 6-6 महीने 8-8 महीने लगेंगे, तो वो हमें इतना ज्यादा टाइम किसी में नहीं देना चाहिए। हम डायरेक्टली उसको समझ के काम करना चाहते हैं कि भाई इस तरीके से चीजें
हो सकती हैं, तो बस उसको जब भी जरूरत पड़े आप उसको यूज करिए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा हमारा फ्लोटिंग, मतलब ये हो गया math.h का कंसेप्ट। तो मेरे ख्याल से प्रवीण तुमको कोई भी प्रोग्राम दे तो तुम इजीली बना सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी बनाने में? नहीं सर, फंक्शन यूज करके कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बस यही वाली बात जो है समझदारी की रहती है कि सर मुझको तो अब ये चीज समझ में आ गई, मैं अपने हिसाब से उसको जरूरत पड़ेगा तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें एक और। सर हाँ इसमें यही है, हाँ बोलो। ये जैसे मुझे अगर एक ही फंक्शन की सिर्फ जरूरत है, मुझे सिर्फ स्क्वायर करना है हाँ या सिर्फ स्क्वायर रूट करना है, तो मैं ये हाँ, पूरे मैथ की लाइब्रेरी पूरी की पूरी इतनी बड़ी बल्कि लाइब्रेरी क्यों यूज करूँ नहीं सिर्फ नहीं एक फंक्शन के लिए? नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है कि आपको एक फंक्शन यूज करना है या दो फंक्शन यूज करना है या आपको एक से ज्यादा 10 फंक्शन, तो देखिए ये सबके लिए कॉमन आएगा। आपको अगर मैं स्क्वायर रूट की अगर अगर इसकी प्रोग्रामिंग हम करने बैठेंगे तो हो सकता है कि वो 10-15 लाइन की हो। आया बात समझ में? मतलब जैसे आपको यहाँ पर राउंड करना है, तो राउंड करना है तो इसके लिए आपके पास हो सकता है कि अच्छा हाँ, आपको आपको ये चीज समझ में आ रही है। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पावर फंक्शन है। अब पावर फंक्शन में देखिए 2 × 2 है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 के साथ में पावर 10 है तो आपको कितने बार 2 लिखना पड़ेगा? कम से कम 10 बार लिखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हमको ये फंक्शन यूज कर लेना चाहिए। जहां पे हमें ज्यादा मतलब प्रोग्राम लिखने में टाइम बहुत लग रहा है, उस जगह हम शॉर्टकट अपने फंक्शन को यूज कर लें। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन स्पेस का जहाँ पे इशू हो कि मेमोरी में स्पेस बड़ी लाइब्रेरी में यूज करूंगा, स्पेस जाने की। नहीं नहीं नहीं, देखिए स्पेस में क्या है, जो फंक्शन आप यूज करेंगे उसी का उसको मेमोरी लगेगी। मतलब math.h का मतलब क्या है, हाँ math.h का मतलब पूरे फंक्शन को वो मेमोरी में नहीं रखेगा। मेमोरी में तो क्या रखेगा, देखिए इस प्रोग्राम में आपको मैं समझाता हूं कि क्या हो रहा होगा। इस प्रोग्राम में जब हम इसको देखेंगे तो जो कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रोग्राम के कोडिंग को यहां पर लाके लिख देगा, SQRT के राउंड के प्रोग्रामिंग को यहां लाके रख देगा, लॉग का प्रोग्रामिंग यहां लाके रखेगा। इस पूरे मैथ फंक्शन हेडर फाइल के पूरे प्रोग्राम को लाके नहीं रखेगा। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करिए कि मैथ डॉट लगाने से हमारी मेमोरी ज्यादा लगेगी। मैथ डॉट लगाने से इसमें हो सकता है कि 50 फंक्शन है, लेकिन मैथ डॉट एच में आप 3 फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो ये केवल 3 फंक्शन के प्रोग्राम को यहाँ पर रिप्लेस करेगा। ओके। ठीक है, तो हाँ ये बात आप जरूर समझ रहे हैं कि आप थोड़े से टेक्निकल हैं, तो आपके मन में ये बात जरूर आनी चाहिए कि मेमोरी किस तरीके से यूटिलाइज होनी चाहिए, टाइम कैसे। देखिए दो ही एस्पेक्ट है प्रोग्राम बनाने में। पहला एस्पेक्ट है कि मिनिमम मेमोरी लगे और दूसरा एस्पेक्ट है कि मिनिमम टाइम लगे प्रोग्राम बनाने में और मिनिमम टाइम लगे प्रोग्राम को रन होने में। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है आपका, मिनिमम टाइम में प्रोग्राम बनना चाहिए। मतलब आप प्रोग्राम बना सकते हैं 1 महीने में भी, 10 दिन में भी, और 1 दिन में भी, और 1 घंटे में भी। मतलब अब 1 घंटे में आप प्रोग्राम बना के देंगे तो आपका ज्यादा पॉपुलर होगा। क्यों? क्योंकि आपने मिनिमम टाइम में कस्टमर को प्रोग्राम बना के दिया है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट बना के रखनी पड़ेगी। तो पहला जो एस्पेक्ट है वो है कस्टमर का मिनिमम टाइम में काम होना। और दूसरा एस्पेक्ट जरूर है कि उसमें मेमोरी भी कम लगना चाहिए, उसके अंदर में बहुत फास्ट तरीके से प्रोग्राम रन होना चाहिए, वो दूसरे एस्पेक्ट हैं। तो वो दूसरे एस्पेक्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हार्डवेयर हमारे पास में बड़ा सा बड़ा आने लगा है। अभी हमारे पास में मेमोरी की इतनी ज्यादा हमें मिनिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेमोरी आज के डेट में हमारे पास बहुत अच्छे
रैम आ चुके हैं, बहुत अच्छा हार्ड डिस्क आ चुका है, बहुत अच्छा क्लाउड बन चुका है। तो अब मेमोरी हमारे लिए बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं रहा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं दूसरे हेडर फाइल की, जिसका नाम है सी टाइप। देखिए, सी टाइप का मतलब ये है कि इसके अंदर कैरेक्टर, तो हमारे पास कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जो हमें डिस्प्ले होते हैं वो कहलाते हैं आपके कंट्रोल कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं लिख रहा हूँ ए, मैं लिख रहा हूँ बी, और इसी तरीके से आप जेड तक लिखेंगे। तो ये सारे के सारे जो सिंबल हैं वो कैरेक्टर में आते हैं। इसी तरीके से स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, और मैं लिखता हूं स्मॉल जेड तक। तो ये पूरे के पूरे किस में आएंगे, आपके कैरेक्टर में आएंगे। अब मैं लिखता हूं यहाँ पर 0, ये 1 लिखता हूं, और ये मैं लिखता हूं टोटल 9। तो ये भी आपके अल्फा ये किस में आएंगे, कैरेक्टर में आएंगे। और इसके बाद में स्पेशल सिंबल लिख रहा हूँ, जैसे प्लस लिख लिया मैंने यहाँ पर परसेंटेज बना दिया, या मैंने यहाँ पर डॉलर साइन हैश बना दिया, डॉलर साइन बना दिया। तो इस तरीके के भी जो सिंबल होंगे ये सारे के सारे कहलाते हैं सी, यानी कैरेक्टर्स। तो इन कैरेक्टर के ऊपर हमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है न्यूमरिक इज अल्फा न्यूमरिक, ALNUM। तो AL से बनता है अल्फा न्यूमरिक, तो अल्फाबेट और न्यूमरिक। तो हमें ये पता करना है कि ये जो कैरेक्टर मैंने इनपुट किया है क्या वो अल्फा न्यूमरिक है। अल्फा न्यूमरिक यानी कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, और 0 से 9। तो ये अल्फा न्यूमरिक हो गए। इसी तरह केवल अल्फा की बात करते हैं कि क्या मेरे पास में इनपुट अल्फाबेट्स हैं कि नहीं है। यानी अल्फाबेट्स कौन से हो गए, जो कि आपका कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z। अब मुझे देखना है इज ब्लैंक, क्या, अच्छा हाँ, ये हो गया अल्फाबेट। अब आपको देखना है इज अपर और इज लोअर। तो देखिए, इज अपर का मतलब है कि मुझे ये पता करना है कि मेरे इनपुट में क्या कोई लोअर केस अल्फाबेट है, तो वो यहाँ से पता करेंगे। अपर केस अल्फाबेट है, उसको यहाँ से पता करेंगे, दैट इज द इज अपर। इज लोअर, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। अब हमें इज अल्फा न्यूमरिक से तो ये पता लग गया कि मेरा इनपुट अल्फाबेट भी हो सकता है या डिजिट भी हो सकता है, पर मुझे केवल ये पता करना है कि मेरा इनपुट डिजिट है कि नहीं, न्यूमरिक है कि नहीं। तो मैं उसको इस कैरेक्टर से पूछूंगा कि नंबर इन ए कैरेक्टर और नॉट। तो ये मेरा डिजिट है कि नहीं, ये मुझे इस डिजिट से पता चल जाएगा। फिर मुझे ये पता करना है कि मेरे जो इनपुट है वो प्रिंटेबल है कि नॉन प्रिंटेबल है। प्रिंटेबल का मतलब होता है जो आपको दिख रहा है वो प्रिंटेबल है, और नॉन प्रिंटेबल यानी जो नहीं दिख रहा है। नहीं दिखने वाले कैरेक्टर कौन से हैं, जैसे आपने अपने कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर दिया, आपने अपने कीबोर्ड में शिफ्ट दबा दिया, कंट्रोल दबा दिया, फंक्शन दबा दिया, टैब दबा दिया, कैप्स लॉक दबा दिया। तो ऐसे जो की होते हैं वो नॉन प्रिंटेबल कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि उसे हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं। हम किसको प्रिंट कर सकते हैं, कैपिटल ए को प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैंने की में कैपिटल ए प्रेस किया तो मुझे कैपिटल ए अपने स्क्रीन में दिखता है। तो कैरेक्टर को हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, प्रिंटेबल एंड नॉन प्रिंटेबल। तो यहाँ पे जो आपको ए से जेड तक ये जो मैंने बताया है ये बेसिकली प्रिंट वाले हो गए। और नॉन प्रिंट वाले कौन से होंगे भाई, तो नॉन प्रिंट में आपके पास में आ सकता है, जैसे नॉन प्रिंट का मतलब हो गया, तो ये नॉन प्रिंट हो गए आपके। तो नॉन प्रिंट में आप यूज कर सकते हो, जैसे इंटर की है आपका, तो इंटर की आपका हो गया नॉन प्रिंट। आपने दबाया है शिफ्ट, तो ये आपका हो गया नॉन प्रिंट। आपने दबाया है कंट्रोल, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका नॉन प्रिंट। आपने दबाया है एस्केप की, तो
तो ये हो गई नॉन प्रिंट। तो इस तरीके की जो कीज होंगी वो आपकी नॉन प्रिंटेबल में आती हैं। अच्छा, उसके बाद में आपको देखना है कंट्रोल। कंट्रोल जैसे आपका होता है /n है, /b है, /t है, /r है। तो ये कुछ कंट्रोल्स हम यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, तो उस समय हम इसको देख सकते हैं। हमें देखना है कि ब्लैंक स्पेस, तो ब्लैंक स्पेस भी प्रिंटेबल ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेस दिख रहा है। जैसे देखिए दिस फंक्शन, अब दिस फंक्शन के बीच में एक है ब्लैंक स्पेस, तो ये ब्लैंक स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इज ब्लैंक का कंसेप्ट होता है। पंक्चुएशन करेक्टर, तो यहाँ से आपका पंक्चुएशन करेक्टर्स मिल सकते हैं जो कि आपके स्पेशल्स करेक्टर्स रहते हैं। इस स्पेस, ये वाइट स्पेस का कंसेप्ट है कि जहां पर आप अपने आप को टैब यूज कर सकते हैं, स्पेस बार यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के कीज को हम पूरा का पूरा स्कैन कर लेते हैं सी करेक्टर से। यानी अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है कि कीबोर्ड चेक करना है, तो कीबोर्ड चेक करने के लिए ये सारे फंक्शन मुझे कंपलसरी लगेंगे। अब आपके पास है हेक्साडेसिमल डिजिट। तो हेक्साडेसिमल डिजिट का मतलब होता है कि हमारे पास 3 तरीके के न्यूमरिक चलते हैं। एक चलता है ऑक्टेल, एक चलता है हेक्साडेसिमल और एक चलता है डेसिमल। तो नॉर्मली हम डेसिमल में काम करते हैं, पर कंप्यूटर हमारा ऑक्टेल नंबर पर भी काम कर सकता है, हेक्साडेसिमल नंबर में भी काम कर सकता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर यानी कि 16 होंगे, यानी 0 to 9 होगा, कैपिटल ए से कैपिटल एच भी होगा। ऑक्टेल नंबर में टोटल 8 रहेंगे, यानी कि उसका बेस क्या रहेगा, 8 रहेगा, यानी 0 to 7 रहेगा। तो इस तरीके की चीज को भी हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। एक आता है टू लोअर एंड टू अपर। ये एक थोड़ा सा स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि कन्वर्ट करता है अपर केस अल्फाबेट को लोअर केस अल्फाबेट में। तो ऐसे समय में हम टू लोअर का यूज करेंगे, टू अपर। तो टू अपर आपका कन्वर्ट लोअर अल्फाबेट टू अपर अल्फाबेट। तो इस तरीके से हम अपने आप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसके लिए। तो मैं आपको बताता हूं अब प्रोग्राम कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास में ये प्रोग्राम है, ये मुझे चेक करना है कि मेरा जो इनपुट है वो अल्फा न्यूमरिक है कि नहीं है। तो मैं इसके लिए इज अल्फा न्यूमरिक प्रोग्राम में इस तरीके से यूज करूंगा। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपके पास में सिंपल प्रोसीजर क्या है। तो इसको आप प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कि इस अल्फा न्यूमरिक क्या होता है। तो हमने यहाँ पर हालांकि इफ लगा के आपको बताया है, अभी इफ तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इफ लगाने से ये वाला कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन चेक होने के बाद सही देता है तो ये प्रिंट हमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रिंट के लिए असल में प्रिंट आपको यूज नहीं करना है क्योंकि ये सी प्रोग्राम का है। यहाँ पर आप डायरेक्टली देखिए सी आउट, ठीक है। तो आप सी आउट यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपका ये बन जाएगा C++ का कंसेप्ट। तो यहाँ पे आपको केवल बस इतना सा करना है, यहाँ पर सी आउट लिख देते हैं और तो ये हो गया आपका सी आउट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आउटपुट मिलना है, ठीक है। तो ये आपका सी इन सी आउट हो गया। सबसे पहले इंटर ए करेक्टर, हमें स्क्रीन में मिलेगा एक मैसेज। हम एक करेक्टर इनपुट करेंगे, इस करेक्टर को चेक करेंगे, अगर ये सही है तो ये पहला वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये रॉन्ग है तो ये दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके से हमें काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यूज किया है यहाँ पे ctype.h। और iostream क्यों यूज किया है? क्योंकि हमने यूज किया है इन एंड आउट। तो इन आउट के लिए iostream हो गया। और आयो ये आपका जो यूज किया हमने, इसको मैं थोड़ा येलो से कर देता हूँ तो जिससे आपको भी समझ में आएगा कि ये वाली चीज हमने क्यों यूज की है। तो सी टाइप इस अल्फा न्यूमरिक के लिए सी टाइप है, और आईओस्ट्रीम के लिए सी आउट और सी इन होते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी अपना फंक्शन
यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टू लोअर की बात करें अपन, तो देखिए टू लोअर बिल्कुल सिंपल सा आपको मैं बताऊंगा टू लोअर कैसे करना है यहाँ पे। तो देखिए टू लोअर के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे यूज करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं परसेंट सी, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा क्योंकि यहाँ पे दोनों लैंग्वेज चलती है मेरी, CH है ना, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से यूज करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूज किया कि ये है प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे मेरा यूज हो जाएगा CH टू लोअर, तो इसको डायरेक्टली अपन यूज करेंगे, यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये आपका हो गया सी लैंग्वेज की कहानी, C++ की। तो देखिए सबसे पहले सी टाइप हम क्या यूज कर रहे हैं, देखिए सी टाइप डॉट एच, तो हमने सी टाइप डॉट एच यूज किया और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टू लोअर, यानी कि जो फंक्शन मेरे पास में है वो इनपुट को लोअर केस में बदल देगा, तो दैट इज टू लोअर। तो यहाँ पे मैंने जी रखा है, तो जी मतलब है कैपिटल जी, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा कि जी इन लोअर केस इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्मॉल जी। तो इस तरीके से मुझे मैसेज मिलेगा यहाँ पे कन्वर्ट अपर केस टू लोअर केस। तो यहाँ पर ये जो है आपका अपर केस है, इट इज ए योर अपर केस, तो ये अपर केस में है और मुझे क्या करना है लोअर केस में बनाना है, तो मैं यहाँ पर इसे लोअर केस में बनाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सी टाइप भी समझ में आ गया है। अब हम देखना चाह रहे हैं स्ट्रिंग। भाई स्ट्रिंग समझने के लिए थोड़ा सा और अपने आप को आपको थोड़ा मजबूत करिए कि स्ट्रिंग का मतलब हो जाता है एक से ज्यादा कैरेक्टर, यानी कि मैं यहाँ पर अगर स्ट्रिंग का मतलब समझाऊं तो ये इस तरीके से रहेगा, जैसे मैंने W लिया, तो W तो आपका यहाँ कैरेक्टर है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर वेलकम ले लिया तो ये बन गया आपका स्ट्रिंग। तो W कैरेक्टर है लेकिन वेलकम यहाँ पर स्ट्रिंग है। तो हम इस तरीके के इनपुट पर अभी समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास में स्ट्रिंग हो तो उसे हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास में दो स्ट्रिंग है, S1 है और S2 है, तो S2 को मुझे S1 में कॉपी करना है, तो कॉपी स्ट्रिंग 2 इंटू स्ट्रिंग 1। तो हम इस तरीके से कॉपी, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है डायरेक्टली इस तरीके से हम इसके अंदर में फॉर्मूला नहीं बना सकते। जैसे मैं यहाँ पर S1 इज इक्वल टू है ना वेलकम लिख दूं, तो ये ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है आपके एडवांस प्रोग्रामिंग यानी जावा में है, लेकिन आपके पास में C++ पे ये वाला कंसेप्ट नहीं है। हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, जैसे S1 इज इक्वल टू 10 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका न्यूमरिक वैल्यू को हम किसी में भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन वेलकम को असाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस केस के लिए strcpy का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके द्वारा आपका पूरा का पूरा कॉपी हो सकता है। हमको कॉन्कनेट करना है, हमें कॉन्कनेट का मतलब ये है कि एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरा स्ट्रिंग को ऐड करना, इसको बोलते हैं कॉन्कनेट। तो कॉन्कनेट का मतलब हो गया, सपोज करिए कि S1 जो है हमारे पास वेल है और S2 हमारे पास कम है, तो मैं जब भी इसको जोड़ूंगा वेलकम मुझे मिल जाएगा जब strcat यूज करेंगे। str लेंथ निकालना है। अब मुझे ये पता करना है कि इस वेलकम में कितने कैरेक्टर हैं, तो इसमें 7 कैरेक्टर हैं, तो मैं 7 कैरेक्टर यहाँ पर निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। कंपेयर करना है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो आपके दूसरे से स्ट्रिंग से मैप होता है कि नहीं। अगर ये 0 रिटर्न करता है, इसका मतलब है कि S1 S2 के बराबर है, दोनों ही सिमिलर है।
लेकिन सपोज करिए कि लेसर देन 0 करता है या ग्रेटर देन 0 करता है। तो जब लेसर देन 0 करता है मतलब S1 S2 से छोटा है, और अगर ग्रेटर करता है इसका मतलब S1 S2 से बड़ा है। तो ये हमें पता करना पड़ता है कि हमें क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है। अगर 0 रिटर्न हो रही है इसका मतलब कि दोनों स्ट्रिंग सेम है। अगर यहाँ पे आपको लेसर मिल रहा है 0 से, लेसर देन 0 मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपका एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से छोटी है, यानी S1 लेसर देन S2 है। और अगर ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो उस केस में हमारे पास S1 S2 से बड़ा माना जाता है। इसी तरीके से str cher, तो ये हमें क्या करता है, ये पता करता है कि हमारे वेलकम में सपोज ये पता करना है कि C कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमें बताएगा कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर। तो पहला हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो इनपुट में ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो कौन से जगह में लिखा है, तो वो मुझे लोकेशन मिल जाएगा। फिर मैं उस लोकेशन से आगे प्रोग्रामिंग करता हूँ। str इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग मिलना चाहिए। हम तो यहाँ पे जो देखे हैं वो फर्स्ट अकरेंस ऑफ क्या था, वो था कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ ये है, देखिए ये है फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर और ये है फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि ये केवल कैरेक्टर यानी कि ये पता कर सकता है कि C कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका लिखा है 0 1 2 3, तो थर्ड लोकेशन में C लिखा हुआ है। लेकिन मुझे पता करना है कि ME कहाँ पर लिखा हुआ है। ME मेरा हो गया आपका सब स्ट्रिंग है ना, तो ME कहाँ लिखा हुआ है ये पता करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा str, यानी कि इस फंक्शन से हम पता कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में कहाँ पर सब स्ट्रिंग लिखी हुई है। और str cher से आप पता कर सकते हैं केवल कि आपके स्ट्रिंग में कैरेक्टर कहाँ लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं इसका जल्दी से आपका प्रोग्राम। तो देखिए प्रोग्राम में यहाँ पे मैंने लिखा है str1, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक हेलो लिखा है और इस हेलो को मैं दूसरे वाले हेलो से कुछ करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 3 टाइप के आपके बनाए हैं स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं ये भी आप सीख लीजिए आज। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हम इस तरीके से अपने कैरेक्टर को यूज करेंगे। तो ये एक्चुअल में एरे का कंसेप्ट है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा जब एरे पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये एरे कहलाता है। यहाँ पे एरे मतलब एक से ज्यादा जब हमें यूज करना है, तो ये एरे का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर जो str1 है वो एरे है, str2 है वो भी एरे है। str1 में 10 स्पेस है, str2 में भी 10 स्पेस है। इस 10 स्पेस में हमने HELLO यानी 5 स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। इस str2 में भी WORLD यानी कि 5 स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। तो जो रेस्ट स्पेस है वो एम्प्टी नहीं रहेगा, बल्कि मेमोरी में भी वो खाली पड़ा रहेगा। इस तरीके से हमने एक और लिया है str3। तो ये 3 मेरे पास में एरे हैं। अब देखिए इनका हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं। एक हमने बनाया है वेरिएबल लेंथ के लिए कि हम अपने स्ट्रिंग में लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमने बनाया है प्रोग्राम, इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कर रहे हैं strcpy। तो strcpy से हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने जो str3 में देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसमें हम डाल रहे हैं str1। तो str1 क्या है, मेरे पास हेलो है। तो जैसे ये प्रोग्राम रन होगा आपको यहाँ पर इसका आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए कॉनकनेक्ट की बात हो रही है। अभी मेरे पास में str1 में पड़ा है हेलो और मुझे डालना है हेलो वर्ड।
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले str1 लिखूंगा जिसमें हेलो है, और str2 जहां पर मेरा वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा str1 में, तो मुझे मिलेगा हेलो वर्ल्ड। अब मुझे निकालना है हेलो वर्ल्ड का कितनी लेंथ होती है, तो इसको हम निकालेंगे strlen से, लेंथ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ के लिए हम यूज कर रहे हैं strlen। तो इस तरीके से हम अपने कोई भी फंक्शन को प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस चीज को आप समझ में अब आ ही गया होगा कि हम और प्रोग्राम जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब लास्ट टॉपिक आज का प्रवीण ये है कि हम फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्रामिंग हमारी क्या है, जैसे राइट ए प्रोग्राम टू सॉल्व एरिया ऑफ सर्कल। तो ये आपका एक टॉपिक है, एक आपका टास्क है कि सर्कल का हमें एरिया निकालना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का हम कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से रेक्टेंगल, इसी तरह ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे। या आपको मैं बोल दूंगा कि कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड काम होते हैं। तो इसमें फॉर्मूला हमें याद है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो ये पाई की वैल्यू हो गई, ये आर और आर की वैल्यू हो गई। तो हम इस तरीके से अपने प्रोग्राम को समझ लेते हैं। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स का है, हम उसको इस तरीके से अपने इक्वेशन में बना लेते हैं। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला मुझे याद है, मैं उसे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। अब देखिए, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9 डिवाइड बाय 5.0 प्लस 32। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूला को बना सकते हैं और प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। एक प्रोग्राम मैं आपको नया बताऊंगा आज, जिसको हम बोलेंगे स्वैप टू नंबर। अगर मेरे पास में कोई वैल्यू a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू सपोज 20 है, तो मुझे इन दोनों नंबर को स्वैप करना है। यानी कि ये मेरे पास जो है वो है इनपुट में, इसको मैं बोलता हूँ इनपुट में है, और इसी को अगर मुझे आउटपुट करना है तो क्या मिलना चाहिए, स्वैप हो जाना चाहिए वैल्यू। तो देखिए, ये आउटपुट में क्या मिलेगी, यहाँ पे a इज इक्वल टू 20 मिलना चाहिए और b इज इक्वल टू 10 मिलना चाहिए। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग की। अब हम देखते हैं, इसमें से एक प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा सर्कल का कैसे करते हैं, और आप खुद बना सकते हैं दूसरे के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं सॉल्व एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड, जो कि हम प्रोग्राम में बनाते आए हैं। तो ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो इसको इंट लिख दीजिए और यहाँ पर रिटर्न 0 कर दीजिए, क्योंकि कंपाइलर टू कंपाइलर चीजें थोड़ी सी चेंज रहती हैं। तो यहाँ पे रिटर्न 0 कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। ओके, तो देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने फ्लोट लिया है, तो हमने अपनी वैल्यू को फ्लोट में रखा है, रेडियस और एरिया में। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं एक इनपुट के लिए काम, कि भाई इंटर द रेडियस ऑफ यूर सर्कल। तो इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, जो भी आपको मिलेगा आप यहाँ पर रेडियस डालेंगे, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया कि हम 3.14 इंटू रेडियस है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा प्रोग्राम का इस तरीके से लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको मिल रहा है दैट इज, है ना, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको आउटपुट हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आउटपुट आना है। तो एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, तो रेडियस क्या है, इज एरिया।
तो ये एरिया निकल के यहाँ पर जो भी आएगा, सपोज रेडियस में आपने डाला है 1, तो 3.14 इंटू 1 इंटू 1, तो एरिया आपको यहाँ पर मिल गया 3.14। तो एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 1 इज 3.14। तो मैं इसको अभी रन करके आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट में, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दिस इज एरिया ऑफ सर्कल की बात हो गई। अब लास्ट प्रोग्राम है आज का, इसमें हम देख रहे हैं स्वैप टू नंबर। तो देखिए स्वैप टू नंबर का मैं आपको वही समझा रहा था कि बिफोर स्वैपिंग आपके पास में इस तरीके का रहेगा रिजल्ट कि a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 10 है। और आफ्टर स्वैपिंग क्या रहेगा? आफ्टर स्वैपिंग आपका रहेगा दैट विल बी द यूअर a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है, तो मैंने लॉजिक से ये प्रोग्राम बनाया है। तो सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया है, ये आपका इनपुट है यहाँ पे। अब इनपुट लेने के बाद हमने इनपुट को ही यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है कि ये पता करने के लिए कि हमारा इनपुट क्या दे रहा है। तो ये जो कलर से मैंने आपको दिखाया है, तो देखिए a इज इक्वल टू 5 है एंड b इज इक्वल टू 10 है। अब हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे लॉजिक, ये आपकी लॉजिक है। इस लॉजिक में क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक वैल्यू को हम टेम्परेरी वेरिएबल में लिखेंगे। अब उस a को हम b से रिप्लेस करेंगे और b को हम उस टेम्प वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। यानी सबसे पहले यहाँ पर जो 10 था, जो 5 था, वो कहाँ चला गया? टेम्प में चला गया। अब जो b की वैल्यू होगी दैट इज 10, तो वो कहाँ चली गई? वो चली गई a में चली गई। और यहाँ पे जो टेम्प में 5 था वो चला गया b में। तो इस तरीके से आपका वैल्यू एक्सचेंज हो गया है। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू चेंज वाली मिल रही है कि नहीं। तो हमने देखा आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 10 हो गई और b की वैल्यू 5 हो गई। तो इस तरीके से प्रवीण हम अपने प्रोग्राम में लॉजिक जनरेट कर सकते हैं। आया समझ में बेटा? हाँ सर। तो अब मैं बस आपको एक बार चला के दिखा देता हूं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाना चाहिए। तो देखिए मैं अभी आपको यहाँ पर चेंज कर रहा हूं। यस, तो आपको एक नई यहाँ पर दिख रहा होगा, स्लाइड नया दिख रहा है कुछ? हाँ हाँ, तो देखिए इसमें हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर दिया है स्टैंडर्ड प्रोग्राम, उसे रन करके देखें कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए हेलो वर्ल्ड, तो ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है, तो आई हैव ए कॉन्फिडेंस। अब मैं आपको अपने प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। जैसे स्वैप टू नंबर की बात करें, तो स्वैप टू नंबर को मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरीके से रन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है, अच्छा ये मैंने टेम्परेरी आपको समझाने के लिए लिया था, इसे मुझे हटाना पड़ेगा। ओके, नाउ कम टू दी योर प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे पहले बिफोर स्वैपिंग क्या था? a इज इक्वल टू 5 था, b इज इक्वल टू 10 था, और आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5 है। तो इस प्रोग्राम में और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए इंटर द रेडियस की बात करते हैं। सर्कल का हम निकाल रहे हैं एरिया। तो देखिए कैसे निकलेगा एरिया, इसको आप इस तरीके से समझिए। यहाँ पे मैंने इसको रन किया और रन करने के बाद में यहाँ पे हमें मिल रहा है इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैं इसमें सबसे पहले 0 डालूंगा, तो मुझे जरूर मिलना चाहिए क्या? 0 आंसर मिलना चाहिए। तो देखिए मुझे मिल रहा है एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 0 इस 0, क्योंकि जब भी कोई मल्टीप्लाई में हम 0 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर 0 ही मिलेगा। अब हम इसमें 1 डालते हैं, तो इसमें 1 डालने से हमें मिलना चाहिए 3.14। तो यहाँ पे मिल रहा है एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, तो विद रेडियस क्या है? 1 है,
इज एरिया, एरिया क्या है 3.14 है। तो इस तरीके से हमारे सब प्रोग्राम यहाँ पर रन होते हैं। आप एक एक करके इसे रन करिए तो आपको पूरा एक्चुअल में प्रोग्राम का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और प्रोग्राम रन करके बताता हूँ जो कि स्ट्रिंग टाइप में था। तो देखिए स्ट्रिंग टाइप में हमने कॉपी करना सीखा, हमने कॉन्कैटेनेट करना सीखा और हमने लेंथ निकालना सीखा है। तो देखिए ये प्रोग्राम मैंने पूरा एज इट इज यहाँ पर कॉपी किया है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो सबसे पहले देखिए स्ट्रिंग कॉपी विद हेलो आ रहा है, फिर स्ट्रिंग कैट विद हेलो वर्ड आ रहा है। लाइट चली गई है हमारी। हाँ प्रवीण, लाइट चली गई थी यहाँ पे। हाँ तो इस तरीके से, हाँ इस तरीके से सब बना लोगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है, हाँ नहीं चलो मैं फिर सर, स्टॉप। ये स्ट्रिंग में हाँ ये str123 इसके अंदर ये जो 10 लिखा है ये ब्रैकेट के हाँ अंदर, हाँ हाँ हाँ, हाँ ये क्या है सर 10? ये जो 10 है ये बता रहा है कि इसके अंदर में 10 कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। ये एरे है, मैं आपको ये एरे बताऊंगा तब आपको और क्लियर होगा। ये एक्चुअल में ये एरे है। ये क्या है, एक वैल्यू नहीं ले रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर ले रहा है। तो 10 से ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं, 10 से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर ज्यादा रखना है तो यहाँ पर आपको 20 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आपको 2 लेना अच्छा पड़ेगा। अच्छा, हाँ तो लिखेंगे हाँ, तब जाके आप लिख सकते हो। ये 20 करोगे तो होगा ये। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, है ना? हाँ ओके बेटा। ओके।